हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सेंट्रल यूरोप में आया है एक 6.3 मैग्नीट्यूड का मैसिव अर्थक्वेक। और वैसे आप अगर आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और अब तक रिपोर्ट किया जा रहा है कि 5 से लेकर 6 लोग यहाँ पर मरे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो डेथ टोल है ये बढ़ सकता है इन द नियर फ्यूचर। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फिगर है 6.3 की, ये कुछ हद तक डिस्प्यूटेड है। जो यूरोप का डेटा है वो यही बता रहा है कि जो ये एक्चुअल नंबर है ये हो सकता है 6.4। तो ये आप कह सकते हैं कई दशकों का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है इन सेंट्रल यूरोप। नाउ जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है इसकी, ये हुई है क्रोएशिया में। मगर डर इस अर्थक्वेक का इतना था कि स्लोवेनिया, जो इसके साथ में एक देश है, अभी मैप पे दिखाऊंगा, यहाँ पर सेंट्रल यूरोप का एक मैसिव न्यूक्लियर प्लांट है, इसको भी शट डाउन कर दिया गया। डर यहाँ पर इतना था। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है एक्चुअल एपिसेंटर ऑफ दिस अर्थक्वेक। ये यहाँ पे क्रोएशिया, ये इटली है यहाँ पर, और ये यहाँ पे इनका एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है पेथरिनिया। ये जो जे है इसको ये प्रोनाउंस करते हैं एज वाई। तो ये है पेथरिनिया। 25,000 की आबादी का ये शहर है। और आप यहाँ पर देखेंगे इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा स्लोवेनिया। और ये कुछ इमेजेस आई हैं, हालांकि कई इमेजेस यहाँ पे अभी आनी बाकी है क्योंकि ये अर्थक्वेक कुछ ही घंटे पहले हुआ था। बट जो लिमिटेड हमारे पास विजुअल्स हैं उसे पता लग रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। बताया जा रहा है कि क्रोएशिया के कई जो छोटे टाउन्स हैं ये कंप्लीटली फ्लैटेंड हो चुकी हैं, कई बिल्डिंग्स यहाँ पे गिरी हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ ह्यूज लॉस फॉर द कंट्री ऑफ क्रोएशिया। ना क्रोएशिया मैप पे कहाँ पर है ये जान लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये है यहाँ पर यूरोप। ना यूरोप में यहाँ पर आप जो रीजन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल यूरोप। अब सेंट्रल यूरोप में यहाँ पे आपको दिखेगा क्रोएशिया। और ना क्रोएशिया की जो कैपिटल है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है ज़ाग्रेब, और इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा स्लोवेनिया। फिर यहाँ पे है हंगरी, यहाँ पे बोस्निया है, सर्बिया है। जो ट्रेमर्स हैं यहाँ पर देखो भूकंप के, ये ऑलमोस्ट इवन ऑस्ट्रिया तक फील किए गए हैं क्योंकि दिस वाज अ मैसिव अर्थक्वेक। आप हिस्ट्री में देखें तो लास्ट टाइम ऐसा अर्थक्वेक बताया जाता है कि 1964 के आसपास आया था। तो 1964 से लेकर अब तक इस टाइप का अर्थक्वेक क्रोएशिया ने एक्सपीरियंस नहीं किया। और एक और अजीब बात ये भी है कि ये अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि एक सडन झटके में आया है। क्रोएशिया में 28 दिसंबर से धीरे धीरे अर्थक्वेक आ रहे थे, उनसे कुछ डैमेज हुआ, मगर अचानक से जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है 29 दिसंबर तक ये बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई। और अब हमने देखा है कि ये मैसिव 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नियर ज़ाग्रेब। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पिछले 2 दिन की जो सेस्मिक एक्टिविटी है उसका डेटा है इन क्रोएशिया। बहुत ही अजीब तरीके से अर्थक्वेक ने ऑलमोस्ट बिल्डअप किया है। और अभी भी डर यहाँ पर यह है कि इसके बाद भी एक और बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। सो आई होप कि वहाँ पे इससे बड़ा अर्थक्वेक नहीं आए, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो दैट विल डेफिनेटली हिट द कैपिटल। अभी के लिए क्या है कि कैपिटल के पास में जो छोटा सा टाउन है वहाँ पे एपिसेंटर है। उस टाउन में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, वहाँ पे ज़रा कोई स्काई स्क्रेपर्स, कोई बिल्डिंग्स थी नहीं। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी काफ़ी छोटी थी, तो इसलिए डैमेज इतना हुआ नहीं है। मगर मान लीजिए जो ज़ाग्रेब इनकी कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी है, इसके करीब एक 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो ये होगा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर क्रोएशिया। आबादी बाय द वे इस छोटे से देश की है सिर्फ 41 लाख की। जी हाँ, बहुत ही कम आबादी है, मगर ये देश एक नेटो मेंबर है और ये यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो क्रोएशिया है एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री। क्रोएशिया और इंडिया के रिलेशंस एक्चुअली स्टैब्लिश हुए थे 1992 में। इतना टाइम क्यों लग गया? इसलिए क्योंकि क्रोएशिया एज ए कंट्री उभर के ही आया था 1992 में। उससे पहले ये पार्ट था युगोस्लाविया का, सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया, जो डिसॉल्व हो गया था, जो टूट गया था 1992 में। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1991 का मैप है ऑफ युगोस्लाविया। इसमें ये सब देश थे, स्लोवेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, उसके अलावा मैसेडोनिया था यहाँ पर। तो जब ये देश टूटा तो इन सब कंट्रीज़ को मिल गई आज़ादी। तो जैसे ही स्लोवेनिया को आज़ादी मिली तो इन्होंने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिए विद इंडिया। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे युगोस्लाविया के साथ। युगोस्लाविया था 1990s में यूएसएसआर का बहुत ही फ्रेंडली कंट्री। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया के रिलेशंस युगोस्लाविया के साथ काफ़ी अच्छे थे। तो इसलिए जब स्लोवेनिया आज़ाद हुआ तो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए विद इंडिया। और जब 2019 में रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट गए थे क्रोएशिया, ये बाय द वे पहली विजिट थी ऑफ एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट टू क्रोएशिया। तो क्रोएशिया ने बहुत ही भव्य इनका स्वागत किया और इनको ऑनर किया गया विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया में आप अगर देखोगे तो इंडिया के प्रति बहुत ही उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। ज़्यादातर जो क्रोएशियंस हैं वो मानते हैं कि इंडिया उनके लिए एक फ्रेंडली कंट्री है, और क्रोएशिया की गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी अपनाई है
क्रोएशिया ओपनली ये भी कह चुका है कि ये सपोर्ट करते हैं इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को। क्रोएशिया काफी बार गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख चुका है इंडो पैसिफिक, वेरास कई कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया, वो इंडो पैसिफिक वर्ड को यूज करते नहीं है, वो मानते हैं कि ये एंटी चाइना है। सो क्रोएशिया इस एस्पेक्ट को लेकर काफी फ्रेंडली है टुवर्ड्स इंडिया। उसके अलावा 2010 से ही क्रोएशिया ने ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया था कि क्रोएशिया सपोर्ट करता है इंडिया की बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ इवन दो क्रोएशिया का यहाँ पर काफी नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, एक बात यहाँ पे अच्छी ये है कि यूरोपियन यूनियन इज स्टैंडिंग बिहाइंड क्रोएशिया। यूरोपियन कमीशन से ये एक ट्वीट आई है, वी आर क्लोजली फॉलोइंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इन क्रोएशिया आफ्टर अनदर अर्थक्वेक। Our emergency response coordination center is in contact with the authorities। और यूरोप ने ये भी बोला है कि हम सपोर्ट करने को तैयार है क्रोएशिया को, फाइनेंशियली इनको कोई हेल्प चाहिए हर तरफ से सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि क्रोएशिया सबसे न्यूएस्ट मेंबर है ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और इवन दो ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, ये यूरो एज ए करेंसी यूज नहीं करते। सो यूरोप का आप अगर देखोगे तो सिस्टम काफी अच्छा है, इनके पास एक प्रॉपर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज को जहां पर नेचुरल डिजास्टर हुआ है। मगर एक लेसन हमको यहाँ पर लेना होगा फॉर साउथ एशिया, कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है। कल को अगर मान लो कि साउथ एशिया में आता है बहुत बड़ा भूकंप, तो कहीं से भी कोऑर्डिनेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं नहीं। और इस पर 2015 ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करी थी एक रिपोर्ट, क्रिटिकल डिस्कनेक्ट द रोल ऑफ सार्क इन बिल्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज इन साउथ एशियन कंट्रीज। कल को अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो उसका रिस्पांस काफी लेट होगा। अगर कंट्रीज पहले इसके लिए रेडी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स इसके लिए तैयार हैं, तो इससे बहुत सारी लाइव्स भी हम सेव कर सकते हैं आफ्टर एन अर्थक्वेक। और एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात यहाँ पर यह भी है कि यूरोपियन यूनियन और आप अगर देखो आसियान में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्रॉपर कमीशन फॉर अर्थक्वेक। यूरोप के पास है यूरोपियन सेस्मोलॉजिकल कमीशन जो स्टडी करता है अर्थक्वेक को, टेक्टोनिक एक्टिविटी को। उसके अलावा आसियान के पास है अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर। मगर सार्क के अंडर कोई भी आज के समय अर्थक्वेक मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज। सो क्रोएशिया में जो हुआ है बहुत ही सैड है, काफी नुकसान हुआ। मगर यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल देखकर कभी ना कभी हमको लेसन लेना होगा, और हमें भी एक प्रॉपर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा विद इन सार्क, या फिर अगर वो सार्क से अलग भी हो, एक मैकेनिज्म चाहिए आज के समय साउथ एशिया को फॉर इंटर कंट्री कोऑपरेशन। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।